दलित नेता या दलित अधिकारों के लिए लड़ने वाले लोग हैं, वो नहीं समझते हैं कि आज की तारीख में भाजपा को ही हराना सबसे बड़ा काम है। अगर वो दलित अधिकारों को आने वाले दिनों में बचाना चाहते हैं, तो ये इससे ज़्यादा दुखद कुछ हो नहीं सकता। ये जो 13 नौजवान दलित मारे गए, ये किन राज्यों में मारे गए? उस समय राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों में ही भारतीय जनता पार्टी की ही राज्य सरकारें थी। जी, इन जी। दोनों राज्यों में गोली चली, पुलिस की भी चली और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने बंदूकों का इस्तेमाल किया और दलितों को वहाँ ढेर करने का काम किया और आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये मध्य प्रदेश की भी कहानी है, राजस्थान की भी कहानी है। अलग-अलग लोगों ने इस बात का प्रचार किया कि 2 अप्रैल को इस फैसले के खिलाफ भारत बंद होगा और कोई भी नहीं समझता था कि दलित समाज अपने दम पर बंद कर पाएगा, लेकिन वो बंद हुआ। बहुत अफ़सोस की बात है कि जब मायावती जी चीफ मिनिस्टर थीं, मुख्यमंत्री थीं उत्तर प्रदेश की और भाजपा के साथ उनका गठबंधन था, उनके समर्थन से वो बनी थी, तो उन्होंने भी इस कानून को कमज़ोर करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया। वर्ष 2018 सुप्रीम कोर्ट में एससी-एसटी एट्रोसिटीज एक्ट को लेकर एक मामला चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश आया, उसके हिसाब से इस एक्ट को निष्प्रभावी करने की कोशिश की गई थी। इसके खिलाफ कई जगह मीटिंग हुई और कुछ संगठनों ने, अज्ञात संगठन, एक पोस्टर जारी हुआ, 2 अप्रैल भारत बंद। भारत सरकार की तमाम एजेंसियां और गोदी मीडिया ये पता नहीं लगा पाई कि आखिर ये कॉल किसने दिया था, पोस्टर किसने बनाया था। 2 अप्रैल को भारत बंद हुआ। हम लोग सब उस आंदोलन में शरीक थे। मध्य प्रदेश और राजस्थान में इसका प्रभाव बिहार में तमाम ऐसे जगह पे ज्यादा देखा गया। 13 नौजवान साथी शहीद हुए। आज 2 अप्रैल शहादत दिवस। इन शहीदों को नमन और आज का एपिसोड उन्हीं को समर्पित। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। इस एपिसोड में इस शहादत दिवस पर चर्चा करने के लिए और खास तौर से कि दलित एट्रोसिटीज के जो मामले हैं, वो किस कदर बढ़ रहे हैं और कैसे बढ़ रहे हैं। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर थी कि हैंडपंप छूने की वजह से राजस्थान में एक बच्चे को पीट दिया गया। तो क्या-क्या है मामला? उस आंदोलन में मैं था 2018 के 2 अप्रैल के आंदोलन में। उसके अगले साल बाद जो है 5 मार्च 2019 को रोस्टर का आंदोलन हुआ था, उसमें भी मैं था। सुभाषिनी जी हैं, सुभाषिनी जी भी उस आंदोलन में शरीक हुई थी। हम याद करते हैं उस दिन को और इसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि क्या जो ताने-बाने हैं वो क्या चाहते हैं, एट्रोसिटी की घटनाएँ बढ़ी हैं, प्रशासन हर समय उत्पीड़क के साथ नज़र आता है, उत्पीड़ित को और प्रताड़ित किया जाता है। समझते हैं दलित एट्रोसिटीज़ के मायने को। नमस्कार जी, ये जो एससी-एसटी एक्ट है और जी, इसको जो लगातार प्रभावशाली बनाने की कोशिशें हैं, इनको हमारे समाज का जो अ, मनुवादी हिस्सा है या जो लोग मनुवादी सोच से प्रभावित हैं, जिनकी संख्या कम नहीं है, बहुत है और वो बहुत प्रभावशाली पदों पर बैठे हुए हैं, उन्होंने कभी भी इस एक्ट को स्वीकार नहीं किया है। बल्कि अगर आप देखें कि जो भी कानून बने हैं कमज़ोर लोगों को थोड़ी-सी ताकत देने के लिए, उनको दुरुपयोग के नाम पर लगातार कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि महिलाओं के लिए जो कानून बने हैं, उसमें भी हम यही देखते हैं। तो जो एससी-एसटी एक्ट के प्रावधान हैं, इनको लेकर के भी हमेशा बहुत ज़्यादा इस बात की चर्चा हुई है कि इसका दुरुपयोग हो रहा है। जो दलित हैं, उनको तो फ़ायदा मिल नहीं रहा है, जो दूसरे लोग हैं, वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं वग़ैरह-वग़ैरह। लेकिन ये सारी दलीलें दी जाती हैं, इस एक्ट को, इस कानून को निष्प्रभावी बनाने के लिए। और बहुत अफ़सोस की बात है कि जब मायावती जी चीफ मिनिस्टर थीं, मुख्यमंत्री थीं उत्तर प्रदेश की और भाजपा के साथ उनका गठबंधन था, उनके समर्थन से वो बनी थी, तो उन्होंने भी इस कानून को कमज़ोर करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया
और जो पहले उसमें ये प्रावधान था कि इसमें एफआईआर लॉन्च होते ही गिरफ्तारी होगी, कार्रवाई होगी, उसको उन्होंने परिवर्तित कर दिया और कहा कि इसकी जाँच होगी और एक सीओ लेवल के अधिकारी, पुलिस अधिकारी इसकी जाँच करेंगे और अगर उनको लगे कि हाँ, इसमें दम है, तब एफआईआर लॉन्च होगी। तो ये शुरुआत थी इस कानून को निष्प्रभावी बनाने की और निश्चित रूप से ये भाजपा का दबाव बहन जी के ऊपर पड़ा होगा, क्योंकि उनकी सरकार उन पर आश्रित थी और फिर जब भाजपा को अपने दम पर केंद्र में सरकार बनाने का मौका मिला, तो उन्होंने बहुत जल्दी इस कानून पर हमला किया। उस समय यू ललित जी चीफ जस्टिस थे और उनके यहाँ इस तरह का कोई मामला गया, दुरुपयोग का मामला, और उसमें उन्होंने अपना मतलब फैसला सुनाते हुए इस कानून को बिल्कुल ही, जिसको कहना चाहिए, नुंज-पुंज करने का फैसला कर दिया और ये हुआ कि इसमें ये एक शर्त है और वो एक शर्त है। वैसे भी कानून का फ़ायदा उठाना गरीब लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, थाने तक जाना मुश्किल है, लंबा केस चलता है तो उनके ऊपर दबाव बनता है कि आप अपनी बात को वापस ले लीजिए, कोर्ट्स में उनकी सुनवाई नहीं होती है। कील-वेल मनी से अगर हम लोग देखें, तो जज ने कहा कि दलितों को जब ये लोग छू नहीं सकते हैं तो कैसे जला सकते थे और सारे भूस्वामियों को उन्होंने छोड़ दिया। वो जो एक हमारी पैसा ले लेते हैं। साथी थी। नहीं, नहीं हाँ, दलितों से पैसा ले लेते हैं, अनाज ले लेते हैं, बर्तन हाँ, जब बनता है वो सब ले लेते हैं। राजस्थान में वो जो केस हुआ उसमें भी सारे ऊँची जात के लोगों को बरी कर दिया गया वगैरह। तो वैसे भी इतना मुश्किल है, दरअसल इस कानून को और ज़्यादा मज़बूत बनाने की ज़रूरत है। जो लोग पीड़ित हैं उनको और भी ज़्यादा मदद देने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा न करके सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ मतलब अपनी राय दी कि इसको बिल्कुल ही निष्प्रभावी बना दिया जाना चाहिए। जी, तो ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना थी और ये बीजेपी की सरकार के दौरान भी किसी को आज भूलना नहीं चाहिए, जब चुनाव में हम लोग चुनाव के मैदान में जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद जो हुआ, वो तो वाक़ई में जितना लिखा जाना चाहिए था, जितना उसको समझना चाहिए था, मुझे लगता है नहीं हुआ कि अज्ञात लोगों ने, अलग-अलग संगठनों ने, हर एक स्टेट में, हर एक शहर में अलग-अलग लोगों ने इस बात का प्रचार किया कि 2 अप्रैल को इस फैसले के खिलाफ भारत बंद होगा और कोई भी नहीं समझता था कि दलित समाज अपने दम पर बंद कर पाएगा, लेकिन वो बंद हुआ। मैं खुद उस समय बिहार में थी। ये अच्छी बात है कि बिहार की सरकार ने उस तरह का कोई उत्पीड़न नहीं किया, लेकिन मैंने देखा कि किस तरह से दलित नौजवान गाँव से निकल कर के बड़े-बड़े पेड़ सड़कों पर रख रहे थे ताकि यातायात पूरी तरह से बाधित हो जाए और उन्होंने जुलूस निकाला। पटना के अंदर कुछ घटनाएँ भी घटी क्योंकि उनके अंदर बहुत आक्रोश था। लेकिन हर जगह जो चीज़ सामने आई वो ये कि जो नौजवान थे और नवयुवतियाँ थीं, जो पढ़े-लिखे थे और जिनके अंदर काफ़ी चेतना का स्तर ऊँचा हो गया था, उन्होंने आगे बढ़ कर के बंद को सफल बनाने का काम किया और ये एक नई चीज़ देखी गई, लेकिन मुझे लगता है कि उससे जितना लोगों को सीखना और समझना चाहिए था, वो नहीं हुआ। और इसके बाद जो बात आज हम लोगों को याद करनी चाहिए कि ये जो 13 नौजवान दलित मारे गए, ये किन राज्यों में मारे गए? उस समय राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों में ही भारतीय जनता पार्टी की ही राज्य सरकारें थी। जी, इन जी। दोनों राज्यों में गोली चली, पुलिस की भी चली और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने बंदूकों का इस्तेमाल किया और दलितों को वहाँ ढेर करने का काम किया और आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये मध्य प्रदेश की भी कहानी है, राजस्थान की भी कहानी है। उत्तर प्रदेश में भी अ, मारे गए लोग, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने इतना ज़ुल्म किया, इतने लोगों को गिरफ्तार किया और जो नाबालिग थे, बच्चे थे, 12 साल के, 10 साल से, और ये ज़्यादातर मेरठ के आस-पास की बात है।
उनको उन्होंने जो मामूली क्रिमिनल्स हैं, सामान्य अपराधी हैं, उनके साथ जेलों में बंद कर दिया। अब आप समझ सकते हैं कि उन बच्चों के साथ वहाँ क्या हुआ होगा, क्या गुज़री होगी, और वो महीनों बंद रहे, शायद 1 साल से ज़्यादा बंद रहे। उनकी ज़मानत की सुनवाई नहीं हो रही थी, और जब वो मैं 1-2 जगह गई भी, उनके माँ-बाप से भी मिली, बहुत गरीब लोग थे, बहुत परेशान थे। उनके बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे बच्चों को छुड़ाएँ। तो ये जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि मैं तो बड़े-बड़े माफियाओं को ही रगड़ देता हूँ, उनसे लोगों ने सवाल ही नहीं किया कि आपने इन दलित बच्चों को रगड़ने का काम क्यों किया? आपने इन नाबालिग बच्चों को सामान्य अपराधियों के साथ जेल में बंद करने का काम क्यों किया? कौन पूछ रहा है? कौन उनसे जवाब माँग रहा है? ये हमारे देश की एक बहुत बड़ी त्रासदी है। मैंने खुद जाकर के ग्वालियर में, और ग्वालियर से लगी हुई जगह है डबरा। डबरा में तो एक लड़का जो जुलूस में था, उसके ऊपर फायरिंग हुई, निश्चित रूप से पुलिस की फायरिंग हुई होगी। वो लड़का मर गया, और वहाँ के प्रशासन ने, पुलिस ने डॉक्टर अंबेडकर की जो बहुत बड़ी स्टैच्यू थी, उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिए, उसको ज़मीन पर घसीटा। यानी पूरा उनका इरादा था कि दलित समाज को, जैसे हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में, ना उनकी नाक काटी जाए, उनकी गर्दन झुकाई जाए, और उनको एहसास दिलाया जाए कि उनके जो मसीहा हैं, उनकी भी कोई इज़्ज़त इस देश के अंदर नहीं है। ये डबरा के अंदर हुआ। ग्वालियर में एक बहुत बड़ी दलित बस्ती है, और वहाँ पर हमने देखा कि एक लड़का जो दहाड़ी पर काम करता है, वो निकला था काम के लिए, उसको शायद पता भी नहीं था कि बंद है या क्या है। वो काम के लिए निकला था, और उसको भाजपा नेता के साथ रहने वाले 2 गुंडों ने अपने असलहाओं से मार डाला, और वो मतलब सड़क पे ही उसकी लाश पड़ी रही। एक लड़का और भी मारा गया, और उनके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। राजस्थान की घटनाओं की बहुत ज़्यादा तफ़सील मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वहाँ भी लोगों की मौत हुई, और उस समय भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार वहाँ पर थी। तो इस सारे घटनाक्रम के बाद हम ग्वालियर के आस-पास जो पूरा चंबल का इलाका है, और जहाँ पर दलित आबादी बहुत है, और जहाँ पर बंद भी बहुत सफल था, हम कई बस्तियों में गए, कई जगहों पर गए, और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया। मार-मार करके, उनके घरों को तोड़ करके, औरतों को पीट करके, लड़कों को, बुड्ढों को घसीट-घसीट करके, सड़क पर मार-मार करके उनको जेलों में ठूँसा गया, और उनकी ज़मानत पूरी तरह से, मतलब ज़मानत देने से इनकार किया गया। हम लोग वहाँ के प्रशासन से भी मिले, तमाम कोशिशें की, लेकिन वो कतई मतलब ज़मानत देने को तैयार नहीं हुए। और बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि जो लोग अपने आप को समाज के अंदर सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, बहुत ऊँचा समझते हैं, उनको जैसा जैसे लगा कि उनके मतलब उनकी उन उन उनके जैसे मूंछ बना दी गई। जैसे हम लोग क्या कहते हैं कि देखिए, दलित बताइए, जो बिल्कुल ही गया गुज़रा है, बिल्कुल गरीब है, कमज़ोर है, उसने इतनी हिम्मत की कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बंद कर दिया, जुलूस निकाला, नारे लगाए। सरकार को ये उम्मीद नहीं थी कि हो पाएगा बिल्कुल ये। नहीं लगा था। उन्होंने सोचा कुछ 2-4 लोग कुछ नारेबाज़ी करेंगे बस, लेकिन उनको ऐसा लगा जैसे कि उनकी मतलब उ अ, उनके मुँह पर थप्पड़ मारा था दलितों ने, और उनको लगा कि ये कैसे हिम्मत कर गए, इनकी हिम्मत को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। इनकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ना ज़रूरी है, और बिल्कुल बदले के भावना से प्रशासन और सरकार ने मैडम, काम किया, मैं लेकिन सुनने को तैयार नहीं थे। मैं आपने कहा कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश में बतौर सीएम मायावती ने एससी-एसटी एक्ट को कमज़ोर किया। इससे जी, बीजेपी, आरएसएस का हौसला बढ़ गया। हुँ, बहुत। तो इसमें मैडम ये बताइए कि अभी भी एससी-एसटी एक्ट बहुत प्रभावी नहीं है और कन्विक्शन रेट बहुत कम है। बहन जी ने 2 अप्रैल के आंदोलन में उनकी पार्टी ने कोई शिरकत नहीं की थी, ना 5 मार्च 2019 को शिरकत की थी। नहीं, तो जब नहीं। दलित नाम अस्मिता पे जो लोग राजनीति करते हैं और दलितों को प्रोटेक्शन के लिए वो सड़क पे नहीं आएँगे, तो फिर इस राजनीति का क्या लाभ है?
देखिए ऐसा है ना कि एक तरफ तो ये बात सही है कि उन्होंने इस आंदोलन का कोई समर्थन नहीं किया, ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये भी बात सही है कि चूँकि पहचान की राजनीति इस समय हावी है, बहुत सारे हमारे देश के समुदायों पर, तो लोगों को इसी में एक तरह से गर्व महसूस होता है कि हमारे समाज की एक महिला वो मुख्यमंत्री तक बन गई, बड़ी नेता बन गई। उसमें वो अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं, तो हम कौन होते हैं उनको नीचा दिखाने वाले। हम तो सिर्फ़ यही कह सकते हैं कि भाई ये जातिगत राजनीति जो है, ये इस देश में अ, अधिकारों की लड़ाई लड़ने में असफल रहेगी। हम तो इतना ही कह सकते हैं, अब कोई सुने हमारी बात या ना सुने, लेकिन हम तो यही कह सकते हैं। क्योंकि जब तक वर्गीय आंदोलन के साथ जाति आंदोलन नहीं जाति उत्पीड़न के खिलाफ आंदोलन नहीं जुड़ेगा, जब तक ज़मीन का बँटवारा नहीं होगा, जब तक जो आर्थिक तमाम सवाल हैं, उनमें कुछ प्रगति नहीं होगी, तब तक हम कैसे मान सकते हैं कि ये जाति उत्पीड़न खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म हो सकता है। जी, तो आप कानपुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रही हैं और कानपुर में हुँ, भी एट्रोसिटीज़ के जो मामले हुए हैं, अभी जैसे एक बच्चे को गोली मार दी गई सर में। मनीषा का जो हाथरस केस था और तमाम इस तरह की घटनाएँ अभी राजस्थान से भी आ रही हैं। एससी-एसटी एक्ट लागू होने के बावजूद अगर हम डॉक्टर अम्बेडकर को याद करें, तो उन्होंने लिखा है कि अधिकारी से लेकर मजिस्ट्रेट तक भ्रष्ट होते हैं, लेकिन खाली भ्रष्ट हो तो कोई बात नहीं, वो जातिवादी भी होते हैं और जब भी कभी उसको अस्पृश्यों के हक में फैसला करना होता है, तो अपने जातीय पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर ही फैसला करते हैं और ये ज़्यादातर बिल्कुल दलितों सही के खिलाफ बात है। होते हैं। बिल्कुल सही बात है, वो इतनी हिकारत से देखते हैं और ऐसी-ऐसी बातें करते हैं, महिलाओं के बारे में और दलितों के बारे में और हुँ, नेचुरली अल्पसंख्यकों के बारे में तो करते ही हैं कि मतलब अब ऐसे लोगों को तो किसी संवैधानिक पद पर होना ही नहीं चाहिए, लेकिन हैं। और अभी आप देखिए जो रामपुर की घटना है, जिस पर आपसे हुँ। चर्चा भी हुई थी, जी, जिसमें जी, वो जी। एक लड़का जो 10वीं क्लास का था, वो मार डाला गया है। अभी भी वहाँ पर कोई न्याय की प्रक्रिया नहीं शुरू हुई है। उन लोगों की जी। एफआईआर भी नहीं लिखी गई थी, शायद उन्होंने अब एफिडेविट करके जो कमिश्नर हैं, उनको भेजा है। लेकिन वहाँ पर पूरा मामला दबाया जा रहा है और देखिए अभी हमको पता चला है कि जो एसडीएम था, जिसने गोली चलाने का ऑर्डर दिया, वो जो भूपेन्द्र चौधरी हैं, भाजपा के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के, उनके वो साढ़ू का लड़का है। हुँ। हम लोग सलाह कहते हैं, मतलब 2 हाँ, हाँ। बहनों की शादी 2 भाइयों से हुई, तो वो हुँ, मतलब एक तरह से उनका बेटा है, वो एसडीएम। तो उसको लगता है मेरा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। अभी आपने कल सुना होगा, हमारी जो वित्त मंत्री वो कह रही है, नहीं, कितना भी बड़ा अपराधी हो, हमारी पार्टी में उसका स्वागत है। तो आप कितने भी बड़े हुँ, अपराधी हो, आप चाहे प्रशासनिक अपराधी हो, लेकिन भाजपा आपकी मदद करेगा अगर आप उनके साथ हैं। तो उसके ऊपर कोई केस नहीं हुआ है। कोई मामला अभी तक दर्ज नहीं हुआ है। वो खाली मैदान भी वैसे ही पड़ा हुआ है, क्या होगा उसका आगे? अब इलेक्शन भी बीच में आ गया है। तो आप सोचिए कि स एक पुलिस फायरिंग में एक लड़का मारा जाता है, कहीं भी दुनिया में, हिंदुस्तान में उसकी मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी बिठाई जाती है, कुछ तो किया जाता है, इसमें तो कुछ भी नहीं हो रहा है। और मोदी और योगी जी कह रहे हैं कि मैं अपराध को बर्दाश्त नहीं करूँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा और लोग तालियाँ बजा रहे हैं। क्या है लोगों की मानसिकता समझ में नहीं आता है। एक सवाल और, आखिरी जी, सवाल, चुनाव का वर्ष है। बिहार के जो दलित नेता हैं चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं, सब सीट-वीट बँट ही गया सबका। बहन जी, बीएसपी अकेले चुनाव लड़ रही है। जी। महाराष्ट्र में कुछ दलित नेता हैं, वो भी अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ भाजपा के साथ हैं। तो इस चुनावी मौसम में इन दलित नेताओं के पास कोई दलित एजेंडा है, दलित राइट्स के प्रोटेक्शन का, एट्रोसिटीज़ के प्रोटेक्शन का, ये खाली अपनी व्यक्तिगत मुक्ति के लिए सीट एडजस्टमेंट चल रहा है? देखिए, इस पर टिप्पणी करना बहुत मुश्किल है। पहली बात तो ये किसी को भी चुनाव लड़ने का तो अधिकार है। लेकिन जी, आज की तारीख में जब इतना बड़ा हमला केवल प्रजातंत्र पे ही नहीं बल्कि बाबा साहब के संविधान पे हो रहा है। जब दलितों पर इतने अत्याचार हो रहे हैं, खास तौर से भाजपा शासित राज्यों में, जब उनके तमाम अधिकारों को निजीकरण के द्वारा बिल्कुल खत्म कर दिया जा रहा है, जब केंद्र सरकार ने कह दिया है कि जो छात्रवृत्ति मिलती थी 1 से पहली क्लास से 8वीं तक,
उसको वो बंद कर रही है। और तमाम ऐसे राज्य जहाँ भाजपा की सरकार है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वहाँ तो छात्रवृत्ति मिल ही नहीं रही है। मतलब केंद्र सरकार भी अपना पैसा बंद कर रही है, जो राज्य सरकार को करना चाहिए वो भी नहीं कर रही। इस सब के होते हुए अगर जो दलित नेता या दलित अधिकारों के लिए लड़ने वाले लोग हैं, वो नहीं समझते हैं कि आज की तारीख में भाजपा को ही हराना सबसे बड़ा काम है। अगर वो दलित अधिकारों को आने वाले दिनों में बचाना चाहते हैं, तो ये इससे ज़्यादा दुखद कुछ हो नहीं सकता। शुक्रिया मैम और और वो जी, और वो जी, जी। अ, मतलब जो वो सब जानते हैं। अब जैसे पिछले इलेक्शन में भी जो महाराष्ट्र के हैं नेता, उनको एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन कई जगहों पर उन्होंने जो भाजपा के खिलाफ लड़ रहे थे, उनको हराने में हुँ, मदद दी। अब वो कह सकते हैं, भाई हमको क्या लड़ने का अधिकार नहीं, हाँ, लड़ने का अधिकार है। है। लेकिन हुँ, अगर आपका बड़ा एजेंडा है दलित अधिकारों की रक्षा, तो आपको उसके बारे में भी कुछ सोचना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो कुछ भी आपसे होता है, वो आपको करना चाहिए। शुक्रिया मैडम और दोस्तों ये था शहादत दिवस विशेष लेकिन 2 आज के अप्रैल। दिन बहुत कुछ याद करते हुए, वो जो बहादुर लोगों ने बंद किया, उनको ज़रूर मैं याद किया जाना चाहिए। मैं नोट बाकायदा छुट्टी वो लेके नेता कॉलेज से नहीं मैं है, था वो आंदोलन में। नेता नहीं है, वो बेचारे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने दिलेरी दिखाई और जी, उन्होंने जी, बंद किया। आज उनको लाल सलाम, आज उनका ज़िंदाबाद। जी, शुक्रिया मैम। देखते रहिए अम्बेडकर नाथ।